वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बेहतर रणनीति के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके अब एग्जाम में बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ है। आपका बस मुश्किल से 20 से 20 दिन भी आसपास ही के लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो आपको अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छा से पढ़ना है और आपको अधिकांश चीजों का रिवीजन करना है। प्रयास करना है कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन अधिक से अधिक बार कर सकें, ताकि आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूजन या जो है असमंजस की स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो उसी की आपकी तैयारी को और बेहतर करने के उद्देश्य से हम आपके लिए एक जो आज का जो सेशन लेकर आए हैं उसमें हम पढ़ेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको जो है प्रत्येक किसी न आपके एमपी सेट में आएंगे, एमपी पीएससी में, और भी कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो आज हम कोरियोलिस बल के बारे में जानेंगे कि इनकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कब हुई थी, क्या इसके प्रभाव हैं, और इसका क्या कहाँ इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है, कहाँ कहाँ सबसे इसका कम होता है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी। तो कोरियोलिस बल की खोज जो है आपके किसने की थी? कोरियोलिस बल की खोज जो है उन्हीं के वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है कि कोरियोलिस महोदय थे। कोरियोलिस महोदय के ही नाम पे जो है कोरियोलिस बल की खोज की गई थी। उन्हीं को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तो आपको खोज से इनका नाम याद रखना है, किससे? कोरियोलिस महोदय से। किससे? कोरियोलिस महोदय से जो है इसकी खोज की थी, कोरियोलिस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो आप लिख लेंगे कोरियोलिस महोदय ने। अब ये थे कहाँ के कोरियोलिस महोदय? ये भी प्रश्न कभी बन सकता है। तो ये आपके जो थे ये कहाँ के थे? आपके फ्रांस के थे। कोरियोलिस महोदय कहाँ के थे? आपके फ्रांस के थे। अब एक कोरियोलिस बल का अर्थ, और इनने खोज कब की थी? कोरियोलिस महोदय ने खोज की थी 1835 में। कब की थी? 1835 में। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना है कि कोरियोलिस की खोज किसने की थी। तो कोरियोलिस की खोज कोरियोलिस महोदय ने की थी। कब की थी? 1835 में। और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो कोरियोलिस बल का क्या अर्थ है? तो कोरियोलिस बल एक क्या है? एक काल्पनिक बल है। ये क्या है आपका? एक काल्पनिक बल है। कोरियोलिस बल कैसा है आपका? कोरियोलिस बल आपका जो है एक काल्पनिक बल है। कैसा बल है आपका? काल्पनिक बल है ये उत्पन्न कैसे होता है? ये पृथ्वी की जो है घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल कैसा है? कोरियोलिस बल एक काल्पनिक बल है। और एक उत्पन्न कैसे होता है? ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। मान के चलिए कि जैसे कोई वस्तु है, गोल है, वो स्थिर है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई बल काम नहीं करेगा। कोरियोलिस बल जैसी उत्पन्न चीजें नहीं होगी, और उस पर कोई चीज आएगी तो सीधी आएगी, सीधी जाएगी। लेकिन जब पृथ्वी क्या कर रही है, अन्य जो ग्रह क्या है वो क्या कर रहे हैं? वो घूर्णन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब जब घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, तो उसके कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है, काल्पनिक या आभासी बल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। कैसा है आपका? आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका प्रभाव कहाँ क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रभाव प्रभाव क्या है। तो प्रभाव को समझने के लिए इसका जो है प्रभाव जो है वो इसमें क्या करता है? तो प्रभाव में पवनों, इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है पवनों पर, पवनों के विक्षेप पर, पवनों के विक्षेप पर। यानी कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ता है? पवनों पर पड़ता है। अब ये पवनों का विक्षेप क्या हो गया? क्या है? मान के चलिए जब आपने देखा होगा कि एक पृथ्वी को है, पृथ्वी को आपने क्या किया हुआ है कि पृथ्वी को आपने दो भागों में बांटा हुआ है।
इसे आप 0 डिग्री की रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं आप। इसके उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं आप। और इधर आप दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, क्या कहते हैं आप, दक्षिणी गोलार्ध। इनमें बांटा हुआ है। तो कोरोलस बल का यहाँ पर पवनों में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्या होती हैं कि अपने दाहिने मुड़ती हैं, पवनें यहाँ क्या होती हैं, पवनें दाहिने जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं जाती हैं, बाएं दिशा में मुड़ती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप भारतीय मानसून पढ़ेंगे तो वहां ये भारतीय मानसून कैसे आता है, तो ये कोरोलस बल का बहुत वहां महत्व बन जाता है, या इसका प्रभाव के कारण ही भारत में मानसूनीय घटना होती है। तो भारत के लिए तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण बल है। तो इसी के लिए हमने देखा कि यहाँ जो पवनें होती हैं, पवनें जो क्या होती हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ती हैं। यानी कि अगर मान के चलें आप, मान के चलें कि जो पवनें हैं, पवन है ये क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। यहां पवन आपकी चल रही थी कैसी, ऐसी, पवन की दशा होनी कैसी थी, ऐसी। लेकिन कोरोलस बल के कारण होगा क्या, कोरोलस बल के कारण होगा क्या कि ये क्या होंगे कि यहां से चलेंगे और ये अपने दाहिने मुड़ जाएंगे। ये क्या होगा, कोरियोलिस बल के जो कारण है, ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ जाएंगी। यानी आपको क्या करना था कि आपको जाना था बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल आपको सीधा जाना था, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आपको धक्का दे दिया। इधर से आप बाएं हाथ से कोई व्यक्ति आया, आप सीधे चल रहे थे बिल्कुल सीधे, और कोई व्यक्ति बाएं हाथ से आया, ऐसे आप चल रहे थे, उसने ऐसे आपको धक्का दिया, तो आप क्या होगा, इस दिशा में मुड़ गए। तो इस दिशा में आप मुड़े क्यों, क्योंकि इस किसी व्यक्ति ने आपको धक्का दिया, बल ने काम किया, तो आप इस दिशा में मुड़े और दाएं चलने लगे। तो इसी प्रकार से क्या है कि जब पवन को चलना कैसे था, ऐसे, ये सीधी चल रही थी पवन आपकी, पवन कैसे चल रही थी आपकी, ये पवन आपकी बिल्कुल सीधी चल रही थी। लेकिन यहां से क्या हुआ, कोरोलस बल ने इसको पुश किया और ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ गई। सेम इसी तरीके से कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में होगी, लेकिन विपरीत दिशा में होगी। मान के चलिए ये आपका क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है कि पवन कैसी चल रही थी, ये पवन चल रही थी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन हो क्या रहा है कि कोई एक बल आया और ये कैसे मुड़ गई, इस तरीके से ये दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ गई। तो कैसी मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। मान के चलिए कि आप सीधे चल रहे हैं, इधर से कोई व्यक्ति आया, उसने आपको पुश किया और आप बाएं मुड़ गए। तो कोरोलस बल क्या है कि सबसे अधिक कोरोलस बल का प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, पवनों पर देखने को मिलता है। पवन इसी के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ती हैं। इसी से भारत में मानसून की क्रिया होती है, इसी से भारत में चक्रवात आते हैं। तो ये जो है आपके लिए जानना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। जब आप भारतीय मानसून पढ़ेंगे या भारतीय जो चक्रवात पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ये आपके लिए मददगार या हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आपने थोड़ा आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है। तो कोरोलस बल का प्रभाव आपके कई बार एग्जामों में आया हुआ है। तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। कहां पर होता है आपका, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया, चाहे आप जिस गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे यूपीएससी दीजिए, पीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, एमपीपीएससी दीजिए, या आप सेट देने जाइए, या अदर कोई भी एग्जाम देने जाइए, आता है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि आपका ये क्या है, कोरोलस बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है क्या, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर इसका सबसे कम प्रभाव होता है। भूमध्य रेखा पर क्या है,
सबसे कम प्रभाव होता है, कम प्रभाव, सबसे कम। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कोरोनस बल सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर, सॉरी, कोरोनस बल सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर। अब ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप इस तरीके के मान के चलिए, आपकी क्या है, पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। यहां पर एक घूर्णन का जो है ना, घूर्णन, यहां पर घूर्णन का जो है प्रभाव जो होता है कम होता है, प्रभाव कम होता है। यहां पर हमको घूर्णन की जो है स्थिति का कम अनुभव होता है। जैसे जैसे हम यहां से क्या होते हैं, जैसे जैसे हम यहां से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव जो है ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर क्या है, की ओर बढ़ता चला जाता है, की ओर बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ध्रुवों पर सबसे अधिक या 90 डिग्री पर सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, सबसे अधिक प्रभाव होता है, प्रभाव होता है किसका, ध्रुवों पर। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि हमने अभी देख लिया कि सबसे कम उत्तरी गोलार्ध में देख लिया हमने, उत्तरी गोलार्ध में कोरस बल अपने पवनों को क्या दाहिनी ओर मोड़ देता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मोड़ देता है। तो सबसे कम कहां होता है आपका, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कहां से मुड़ती हैं, दाहिने मुड़ती हैं पवनें, दाहिने मुड़ती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कहां पे चलती हैं आपके ये, बाएं मुड़ जाती हैं। कैसे, बाएं। प्रभावी वस्तुओं में आप देख सकते हैं कि फिर इसका कोरोलस बल का प्रभाव कहां कहां हो सकता है। तो प्रभाव में जो भी वायुमंडलीय में चीजें होती हैं उन सभी पर अधिकांशतः इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आपकी इसमें हो गई मुख्यतः पवने, पवने हो गई, पक्षी हो गए, जहाज हो गए, सॉरी जहाज नहीं, हवाई जहाज हो गए, हवाई जहाज आदि पे, आदि पे जो क्या है इसका प्रभाव अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट, अब देख लीजिए भूविक्षेपी पवनें क्या होती हैं। भूविक्षेपी पवनें, तो भूविक्षेपी पवनों को जानने के लिए थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने अभी इसके पहले कुछ पिछले सेशन में पढ़ा था कि दाब प्रवणता बल और कोलोलेस बल अभी अभी पढ़ा है। तो इन दोनों के कारण जो है भूविक्षेपी पवनें आपकी चलेंगी। भूविक्षेपी पवनों के लिए कैसे चलती हैं ये, इन दोनों के प्रभाव के कारण ही आपकी चलेंगी। अब इसमें क्या होता है कि एक दाब प्रवणता बल होता है, क्या है आपका दाब प्रवणता बल, पवनें आपकी ऐसी चलेंगी। ये आपकी पवनें चलेंगी कैसे, जब ये क्या है आपका, ये आपका दाब प्रवणता बल है, दाब प्रवणता बल, और ये आपका कोरियोलिस बल है, ये आपका कोरियोलिस बल है। जब ये बल दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं तो जो है समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें चलने लगती हैं। क्या है आपकी समदाब रेखा, हमने देखी थी, समदाब रेखा आपकी ए है, ये समदाब रेखा हो गई आपकी। क्या है आपकी ये समदाब रेखा। तो यहां पर क्या है कि आपको पता है कि पवनें हमेशा चलती हैं हाई एयर प्रेशर से आपकी चलेंगी लो एयर प्रेशर की ओर, लो एयर प्रेशर की ओर चलेंगी आपकी। तो जो भूविक्षेपी पवनें होती हैं
जब दाब प्रवणता बल और कोरस बल जो है आपस में संतुलित हो जाते हैं तो समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवनों को हम वायु भूविक्षेपीय पवन कहते हैं। भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं? अगर कोई भी पूछे कि आपसे भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवन को भूविक्षेपी पवन कहते हैं। ठीक है। एक कब चलती हैं? जब दाब प्रवणता बल और कोरस बल एक दूसरे को अपने को संतुलित कर लेते हैं तो जो है उससे फिर जो है वायुदाब भूविक्षेपी पवनें चलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपकी प्रवणता पवनें हैं। प्रवणता पवनें क्या होती हैं? तो प्रवणता पवनें भी क्या है आपकी? ये समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं। कैसे चलती हैं आपकी? ये समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं। समदाब रेखाओं के समानांतर लेकिन कैसे? वृत्तीय मार्ग में। यानी प्रवणता पवनें जो है समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं लेकिन कैसे चलती हैं? वृत्तीय मार्ग में। कैसे चलती हैं आप इस तरीके से अगर समझिए, इस प्रकार से जो है आपकी पवनें चलेंगी। प्रवणता पवनें कैसे चलेंगी? इस प्रकार से चलेंगी। इस प्रकार से आपकी पवनें चलेंगी। दाब प्रवणता पवनें कैसी चलती हैं? समदाब रेखाओं के समानांतर पर वृत्तीय कक्षा में। ये आपकी क्या हो गई? समदाब रेखाएं हो गई। समदाब रेखाएं हैं आपकी, तो इन्हें हम प्रवणता पवन कहते हैं। यही जो प्रवणता पवनें होती हैं यही चक्रवात के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसके लिए? चक्रवात। जिसमें आप चक्रवात में पढ़ेंगे प्रति चक्रवात और निम्न चक्रवात, और दो प्रकार के पढ़ेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पवन की दिशा। तो पवनें हमेशा कैसी चलती हैं? आपको पता है कि उच्च पवनों की जो दिशा होती है वो हाई कैसे चलती है? हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलती हैं। यानी हाई एयर प्रेशर से इनकी दिशा ऐसी होगी, कहां? लो एयर प्रेशर की ओर। इस प्रकार से पवनों की दिशा हमेशा होती है। ठीक है। अब वायुदाब के प्रकार थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। तो वायुदाब के प्रकार हमने देखे थे कि दो प्रकार के होते हैं, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। अगर इनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में मतलब क्या है, तो मान के चलिए उच्च वायुदाब क्या होते हैं और निम्न वायुदाब क्या होते हैं। ये अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपकी यहां इस तरीके से अगर आप गोला बनाएं, इस तरीके से, यहाँ आप 1025 मिलीबार, यहाँ 1020, यहाँ 1015 और यहाँ 1010 मिलीबार। तो ये क्या आ गया? केंद्र से बाहर की ओर जब वायुदाब कम होता चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं आप? उच्च वायुदाब। इसे दाब या इसे आप कह सकते हैं प्रति चक्रवात की स्थिति कहते हैं, प्रति चक्रवात। और यही स्थिति जब पलट जाती है तो इसे कहते हैं निम्न वायुदाब। यानी इसमें क्या हो कि यहां 1025, 1020, 1015 और 1010 हो जाए तो यहां पवनें कैसी ऐसी इसमें प्रवेश करेंगी। कैसे प्रवेश करेंगी? बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, तो कहेंगे निम्न वायुदाब। और इस स्थिति को क्या कहते हैं आप? इस स्थिति को आप कहते हैं चक्रवात की स्थिति। क्या कहते हैं आप? चक्रवात की स्थिति कहते हैं। और इसे आप प्रति चक्रवात की स्थिति
कहते हैं। तो हमने देखा कि वायुदाब के प्रकार। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वायुदाब की पेटियां। अभी हमने बस यही देखना था, जो कोरोलिस बल के प्रकार प्रभाव को देखा है आज। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।